हेलो एवरीवन, दिस इज़ बुशरा खान। वेलकम टू RNN पॉडकास्ट। आज की तारीख 16 दिसंबर को APS के शहीदों को 11 साल हो गए हैं। मिस मरीम नवाज़ की बात करें बतौर CM पंजाब, तो उन्होंने 720 मेहनतकश खानदानों को छत देने का फैसला किया है। इसके अलावा लाहौर पुलिस की कार्रवाइयाँ अगेंस्ट लाउड स्पीकर एक्ट, अगर लाउड स्पीकर एक्ट की कोई खिलाफ वर्जी कर रहा है तो उस पर भी अब एक्शन लिया जा रहा है, तो वो जानेंगे। और इसके साथ साथ झेलम के DPO की ज़ेर सदारत एक बहुत अहम इजलास हुआ है, और ऑस्ट्रेलिया में होने वाला एक अफसोसनाक वाकया, उसकी जो कड़ियाँ हैं वो इंडिया जाकर मिल रही हैं। ऐसा क्या है, क्या कनेक्शन है, पर्दे के पीछे की क्या हकीकत है, ये जानेंगे। लेकिन धुरंधर मूवी जो कि इंडियन रिलीज़ है, उसके राइटर क्या वाकई मिस्टर मोदी हैं या नहीं, ये जानते हैं आज। मेरे साथ मौजूद है मिस्टर नईम हनीफ, सीनियर जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बुशरा। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आज 11 साल हो गए हैं, 16 दिसंबर, बैक इन 2016 जो वाकया हुआ APS के शहीदों, APS स्कूल के बच्चों के साथ, क्या कहना चाहेंगे? ज़ाहिर है कि ये बड़ा तकलीफ़ दे दिन रहेगा हमेशा। 16 दिसंबर तमाम पाकिस्तानियों के लिए। और 11 साल हो गए APS के शहीदों को। ये भी हुआ कि उनका खून जो है वो रंग लाया, और फिर चुन चुन कर इस वाक़े के ज़िम्मेदारों को हुँ। और दहशतगर्दों को कैफ़रे किरदार तक भी पहुँचाया गया। मगर ये है कि वो शहीद जो हैं वो ज़िंदा हैं, मगर हर 16 दिसंबर जो है उनके लवाहकीन के लिए, उनकी फैमिलीज़ के लिए एक बड़ा मुश्किल दिन है। और ये वाक़या जब हुआ तो इससे बड़ी जुड़ी हुई कहानियाँ मुझे याद आना शुरू हो गईं। सबसे पहले तो जिस दिन ये वाक़या होता है उस दिन जो है वो एक इन शोधा को ट्रिब्यूट देने के लिए, और एक जो ज़ख्मों पे मरहम रखने के लिए फ़ौरी तौर पे फ़ैसला किया गया कि एक सॉन्ग बनाया जाए। वो सॉन्ग बनाने के लिए सबसे पहले जो है वो साहिर अली बग्गा से रब्ता किया जाता है, जी, बिल्कुल। और उन्हें फ़ौरी तौर पे रावलपिंडी बुलाया जाता है, वो चले जाते हैं। आज मैं आपको बताता हूँ कहानी के वो मनाज़र जो थे CCTV, वो मौसीक़ार साहिर अली बग्गा को चंद मनाज़र दिखाए जाते हैं, चंद सेकंड अभी वो देखते हैं तो उनकी हालत गैर हो जाती है। जिस तरीके से उन मासूम बच्चों को जो है वो शहीद किया गया, वो मनाज़र। वो दिखाने का मकसद ये था कि उस दर्द को, उस तकलीफ़ को महसूस करते हुए वो उस पे कोई चीज़ बनाएँ, कंपोज़ करें। मगर वो इतना जो है वो मुश्किल था, साहिर अली बग्गा जैसे एक आर्टिस्ट के लिए, कि वो और उन्होंने देखने से इनकार कर दिया या हालत ख़राब हुई। फिर वहाँ ये साहिर अली बग्गा ने, मुझे आप लाहौर जाने दें, मुझे आज की रात दें, मैं सुबह तक चीज़ बनाऊँगा। उन्हें फिर लाहौर भिजवाया जाता है, वो लाहौर आ जाते हैं। इन बिटवीन वो कंपोज़ करते हैं, बड़ा दुश्मन बना फिरता है, जो बच्चों से लड़ता है। ये APS के शहीदों को एक ट्रिब्यूट था, उन 140 के करीब शहीदों को, जिनमें बच्चे और कुछ उसातिज़ा भी शामिल थे। ठीक है जी। अच्छा, वो जब वो बनाते हैं तो इसको लिखते हैं मेजर रिटायर्ड हमारे दोस्त थे, अभी नाम ज़हन में आ जाएगा, वो इसके शायर थे। वो जब कंपोज़ कर लेते हैं तो एक बहुत बड़े सिंगर से राब्ता किया जाता है, जिनकी जो वोकल टोन है, जी। अ, वो एक्सक्यूज़ मी। जो है बच्चों से थोड़ा-सा मिलता-जुलता वो टोन देखते हैं। उस शख़्स से जब राब्ता किया जाता है और इस तमाम तर ये सूरत-ए-हाल जब उस सिंगर के सामने रखी जाती है तो वो मना कर देता है कि मैं नहीं गाऊँगा। लेकिन साहिर अली बग्गा चूँकि ये मनाज़र जो थे उनकी कुछ फुटेजेस देख आए थे, तो अब साहिर अली बग्गा के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज भी था, और एक बड़ी उसके अंदर एक ज़ाहिर है कि एक तकलीफ़ थी कि नहीं, ये तो हर हाल में करना है। तो फिर अचानक फ़ैसला होता है
इसको तैयार करते हुए अपने स्टूडियो में रिहर्सल करते हुए वो फैसला होता है कि वो उनका बेटा जो है अज़ान वो ये गाएगा। उस वक़्त वो बहुत छोटा बच्चा था और इतनी प्रैक्टिस में तो था कि उसे अगर कोई सॉन्ग या तराना दे दिया जाए तो वो गा सकता था। अब एक बच्चे का टोन चाहिए था और फिर कुछ बच्चे कोर्स में और कुछ टेक्निकली फिर उस कोर्स को बड़ा करना। राइट। तो फिर अज़ान साहिर अली बग्गा ने ये सॉन्ग गाया, बड़ा दुश्मन बना फिरता है, जो बच्चों से लड़ता है। फिर वो फ़ौरी तौर पे स्कूल्स के बच्चे जो हैं वो जमा किए गए और उसके बाद जो है उसे शूट किया गया उस सॉन्ग को और इस तरह ये तराना बना। और फिर एक और तराना एपीएस के शहीदों के लिए मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, ये भी साहिर अली बग्गा ने कंपोज़ वेरी किया। नाइस। और इसी अज़ान अली और ग्रेट इन मैसेज। बच्चों ने एक मैसेज जो था ये रिकॉर्ड किया। तो यकीनन वो जो था एक मरहम ही साबित हुआ। ये जो तराने थे दोनों नेशनल सॉन्ग्स आप कह लें एपीएस के शहीदों के, तो ये जो है वो रिलीज़ किए गए और एक बड़ा वो मुश्किल फ़ैसला था, बड़ा मुश्किल टाइम था। उसी तरह का ये वक़्त था जिस तरह उन बच्चों की माँओं पर जो गुज़र रही थी, पेरेंट्स पर जो गुज़र रही थी और उस वक़्त पूरा पाकिस्तान जिस कर्ब में और जिस तकलीफ़ में मुब्तला था, इसी तरह का कर्ब और तकलीफ़ जो है ना, इस सॉन्ग को तैयार करते हुए इस स्टूडियो के अंदर और उस जो है ना ऑर्गन के काले और सफ़ेदों पे एक उदासी, अफ़सुर्दगी और गम का माहौल था। लेकिन वो किया और ये एक बहुत बड़ा फ़ैसला था। अब ये है कि 11 साल हो गए हैं। इस मौके पे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एपीएस के शहीदों के लिए एक पैगाम दिया है। मियाँ शहबाज शरीफ ने। वो कहते हैं कि आज हम सारे आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के शोधा को ख़राज अक़ीदत पेश करते हैं, जिन्होंने वतन अज़ीज़ के मुस्तकबिल के लिए अपनी कीमती जानों का नज़राना पेश किया। दिल खराज सान्या पूरी कौम के लिए एक अजीम आजमाइश था, जिसने हमारे दिलों को गम से भर दिया, मगर हमारे हौसले पस्त ना कर सका। एपीएस के मासूम बच्चों, उसातिज़ा और अमले की कुर्बानियाँ हमेशा हमारी कौमी याददाश्त का हिस्सा हैं और पाकिस्तान की सरजमीन से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा ही इस साने का हकीकी इंसाफ है। पूरी कौम शोहदा के लवाकिन के गम में बराबर की शरीक है और हम उनके सब्र इस्तकामत को सलाम पेश करते हैं। आज जब पाकिस्तान एक बार फिर दहशतगर्दी के नासूर का सामना कर रहा है और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सिक्योरिटी एहलकारों और मासूम शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है, तो सान्या एपीएस हमें इस हकीकत की याद दहानी कराता है कि दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी जद्दोजहद अभी ख़त्म नहीं हुई। रियासत, सिक्योरिटी इदारे और अवाम मुत्तहिद होकर दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए पुरज़म हैं। आज हम इस अहद की तजदीद करते हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत पूरी कुव्वत के साथ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी और आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए दी गई ये अजीम कुर्बानियाँ हरगिज़ रायगा नहीं जाएंगी। अल्लाह ताला दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग के तमाम शोहदा को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और लवाकिन को सब्र दे। इसके साथ ही उन्होंने आमीन। हालिया वाक़या जो है बाजोड़ में पोलियो टीम पर दहशतगर्दों ने जो हमला किया है, राइट। उस पे भी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि वज़ीर दहशतगर्दों की फायरिंग के नतीजे में पोलियो टीम के तहफ़्फ़ुज़ पर मामूर पुलिस एहलकारों की शहादत और एक शहरी के ज़ख्मी होने पर वज़ीर-ए-आज़म ने इज़हार अफ़सोस किया है और उन्होंने कहा है जी कि शहीद के लिए दुआए मग़फ़िरत और लवाकिन के लिए सब्र और इस्तिक़ामत की दुआ है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी और तख़रीबकारों की जल्द अज़ जल्द शनाख्त और उन्हें कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने की हिदायत की है। कौम के लिए इंसदादे पोलियो की अहम खिदमत सरअंजाम देने वालों पर हमला इंतहाई अफसोसनाक है। मुल्क से पोलियो के खात्मे तक पोलियो मुहिम तहरीक के साथ जारी रहेगी और एक तकरीब वैसे तो मुल्क भर में एपीएस के शहीदों के लिए जो है वो तकारीब और उनके साले सवाब के लिए जो है वो इवेंट्स हुए। पीपल्स पार्टी ने लाहौर में जी, जौहर जी। टाउन में जो है एपीएस के शहीदों की याद में कुरान खानी का एहतमाम किया। तकरीब का एहतमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फैसल मीर ने किया। सानिया एपीएस के शहीद तलबा और उसातिज़ा के लिए फातिहा ख्वानी के बाद शमें रोशन की गई। तकरीब में मजीद गौरी
शहबाज दुरानी, हाजी रफाकत, तारक चौधरी और दीगर ने शिरकत की। और सानिया 16 दिसंबर के अवामल पर हमें गौर करने की ज़रूरत है। फैसल मीर और ज़िया ने सियासत में मज़हब को बतौर हथियार इस्तेमाल किया। दलील की जगह असला ने ली, जिसकी वजह से मुल्क में दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी बढ़ी। और ये जो है पीपल्स पार्टी की तकरीब का हवाला। हमारे मदारस में आज भी जन्नत का लालच देकर मासूम नौजवानों की तरबियत की जाती है। इस तरह की गुफ्तगू भी उन्होंने वहाँ पे की। और भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है। मजीद गौरी, फील्ड मार्शल आसम मुनीर महकमा तालीम को आज के रोज़ तमाम तालीमी इदारों में ये दिन बतौर योम सियाह मनाने की हदायत करें। भारत अब पीपल्स पार्टी के खिलाफ फिल्में बनाकर जहरीला प्रोपेगेंडा कर रहा है। और तकरीब के आखिर में जो है ना वो शहीदों के लिए दुआ की गई। और वैसे जो है इस दिन पे सदर पाकिस्तान बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, जी। वज़ीर आला बलोचिस्तान, वज़ीर आला सिंध, तमाम ने इस दिन के हवाले से अपने अपने पैगाम जारी किए। वज़ीर आला केपी के। उनका मेरी नज़र से गुजरा नहीं है, ना ही जो है उनका मीडिया सेल जो है हमारे राब्ते में है कि वो हमें कोई अपडेट करे और बताए इस तरह की सूरत चलिए, हाल। मिस मरियम नवाज़ की बात करना चाहूँगी। उन्होंने 720 मेहनतकश खानदानों के लिए उनको देने के लिए छत का फैसला किया। ये जनाब वो कहते हैं कि जिसकी मेहनत उसकी छत मंसूबा है, जिसकी जद्दोजहद उसी का हक। ये स्लोगन है गालिबन इसका। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब के 720 मेहनतकश खानदानों को माहाना किराए बेदखली की अजियत से निकाल दिया है। पंजाब की माँ जैसी रियासत ने 720 मेहनतकश खानदानों को इनके अपने घरों में बसाने का बंदोबस्त कर दिया है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब के बेघर सनती वर्कर्स के नए तामीर करदा 720 फ्लैट्स की कुरानंदाजी की। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने बटन दबाकर कुरानंदाजी के प्रोसेस का आगाज़ किया। कामयाब सनती वर्कर्स को मुबारकबाद दी। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के हुक्म पर 720 सनती वर्कर्स अपने बने बनाए घरों के मालिक होंगे। और बेवगान और खसूसी अफराद के लिए कुरानंदाजी का इंतज़ार ख़त्म। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का बेवगान और स्पेशल अफराद को कुरानंदाजी से अलग करके अप्लाई करने को फ्लैट देने का हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर सनती वर्कर्स के लिए मज़ीद 1872 फ्लैट्स आइंदा 18 माह में मुकम्मल होंगे। चलिए, ये बहुत ये अच्छी बात तकरीबन है। पौने 2000 के करीब है। अच्छा, उसके बाद वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की शेखुपुरा में कायद-ए-आज़म बिज़नेस पार्क में 700 वर्कर्स के लिए बैचलर हॉस्टल की 3 माह में तकमील मुकम्मल करने की हदायत। स्पेशल सनती वर्कर्स की आसानी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने इन्हें ग्राउंड फ्लोर पर फ्लैट्स देने का हुक्म दिया है, स्पेशल जो अफ़राद हैं उनके लिए। वज़ीर आला मरियम नवाज़ शरीफ ने नदीम ताहिर नामी सनती वर्कर को खुद फ़ोन करके मुबारकबाद दी। अपनी अम्मी-अब्बू को साथ रखना, उनकी दुआओं से आपको फ्लैट मिला है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ शरीफ। सूबाई वज़ीर वज़ीर मेहनत मनशा भट्ट ने सनती वर्कर्स के फ्लैट्स के प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफिंग दी। सनती वर्कर्स के लिए मुफ्त फ्लैट, प्लॉट और बैचलर हॉस्टल मोहम्मद नवाज शरीफ का विजन है। मनशा भट्ट सूबाई वज़ीर मेहनत। उसके बाद वर्कर वेलफेयर कम्प्लेक्स सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट फेज़ 1 के लिए 5897 वर्कर्स अहल करार पाए। कुरानंदाजी में कामयाब कसूर के सनती वर्कर्स को 480 फ्लैट्स, जबकि 240 फ्लैट्स लाहौर के वर्कर्स के लिए मखसूस किए गए हैं जी। दौरान मुलाजमत जहाँ बक होने वाले वर्कर्स के बेवगान को 3% और स्पेशल वर्कर्स को 2% कोटा मिलेगा। सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट के फ्लैट प्रोजेक्ट की मजमूई लागत जो है वो 3 अरब 40 करोड़ रुपए है। सनती वर्कर्स के लिए बनाए गए हर शानदार फ्लैट की लागत 36 लाख रुपए से जायद है। सुंदर फेज 2 के लिए 672 फ्लैट्स, मुल्तान में 656 और वारबर्टन ननकाना साहब में 544 फ्लैट्स सनती वर्कर्स को दिए जाएं। जंग में कमालिया में बनने वाली लेबर कॉलोनीज में 2000 सनती कारकुनों को 3-3 मरले के मुफ्त प्लॉट दिए जाएंगे, जबकि जंग में 1300 और कमालिया में 700 सनती वर्कर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बाद प्लॉट मिलेंगे। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि ये मंसूबा भी मंज़र-ए-आम पर आ गया है और 18 महीने या 2 साल तक 18 माह ऑलमोस्ट तकरीबन। 1.5-2 साल तक हो जाएगा मुकम्मल। बहुत अच्छी बात है। सर, लाहौर पुलिस की बात करेंगे। लाउड स्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वालों के साथ क्या हो रहा है? उसमें ये है जी कि लाहौर पुलिस जो है वो लाउड स्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयाँ कर रही है ज़िला इंतज़ामिया के साथ मिलकर। ठीक। ठीक है जी। अच्छा, लाउड स्पीकर जो है ना उसमें थोड़ा सा आ जाता है कि बाज़ औक़ात तो ये शादी ब्याह के लिए
जो इस्तेमाल हो रहा होता है। बाज़ औक़ात जो है इसको एक इंतशार और अफ़रा-तफ़री फैलाने के लिए वही लाउड स्पीकर इस्तेमाल हो रहा होता है। अच्छा, ज़्यादा जो है ना, इस तरह की सूरत-ए-हाल में पुलिस जो है वो हरकत में आती है और कार्रवाइयाँ करती है। रवाँ साल लाउड स्पीकर एक्ट की खिलाफ-वर्ज़ी पर 1357 मुल्ज़मान गिरफ्तार हुए। शहर के मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज, क्रैकडाउन जारी है जी। सिटी डिवीज़न से 279, कैंट डिवीज़न 280, सदर डिवीज़न 290 और माल टाउन से 208 मुल्ज़मान गिरफ्तार हुए। लाउड स्पीकर एक्ट की खिलाफ-वर्ज़ी पर बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रहीं। सीसीपी लाहौर, शादियों और दीगर तकरीबात में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद है। शादियों और दीगर तकरीबात पर पाबंदी आयद है। ये कहना है बिलाल सिद्दीक़ कमियाना ठीक, का। हर जगह। खिलाफ-वर्ज़ी पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्रवाई होगी। सीसीपी लाहौर, जुम्मा के खुतबा और अज़ान के सिवा राइट, लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी यकीनी बनाई जा रही है। ठीक। बिलाल सिद्दीक़ कमियाना, ज़िला इंतज़ामिया के ताउन से कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। सीसीपी लाहौर। चलिए, ठीक है बहुत जी। अच्छी बात है। ये इनका है जी। और एक और स्टोरी है जो है वो डीपीओ जेहलम? जी जी, जी, जेहलम पुलिस के बताइए। हवाले से। डीपीओ जेहलम जो है तारिक अजीज सिंधु की ज़ेर सदारत थाना सुहावा में तफ्तीशी अफसरान से एक मीटिंग का इनेका। अच्छा, ये बड़े ज़बरदस्त ऑफिसर हैं। लाहौर में भी रहे डीपीओ जेहलम और गालिबन कसूर में भी रहे। तो जहाँ भी गए इनको भी मैंने इतना एक्टिव पाया कि बराह रास्त जो है रोज़ाना की बुनियाद पे ये जो है अपने एहलकारों से राब्ते में होते हैं और बराह रास्त उनके साथ मीटिंग्स और खुली कचहरी का निज़ाम और मुख्तलिफ जो एरियाज़ हैं वहाँ के जो एहलकार हैं और अफसरान हैं उनको बराह रास्त बुला के हदायत और अच्छी परफॉर्मेंस पे जज़ा और बैड परफॉर्मेंस पे सज़ा का अमल जो है ना वो जेल में भी अरूज पे है। अच्छा, ये एक ऐसी ही मीटिंग है जो बताइए, थाना सुहावा में की गई है। कौन से अहम फैसले इन्वेस्टिगेशन हैं? जी, जी। अफसरान के साथ मीटिंग में एसडीपीओ सुहावा सर्कल, एसएचओ थाना सुहावा और तफ्तीशी अफसरान थाना सुहावा ने शिरकत की। दौरान मीटिंग तमाम तर सर्कल हाई के दरीना ज़ेर तफ्तीश मुकदमात व नामुकम्मल चालान ज़ेर बहस आए और मीटिंग में प्रोसिक्यूशन से करीबी राब्ता रखते हुए मुकदमात की बर वक्त यकसुई और अदालत हाय में तरसील को यकीनी बनाने की हदायत की डीपीओ जेहलम ने। उसके बाद एसडीपीओ यकीनी बनाने के मुकदमात के चालान मियाद के अंदर जो है 14 यौम के अंदर अदालत आय में वसूल हो, ये हदायत उन्होंने की डीपीओ जेहलम ने। अवामुन्नास को इंसाफ की बर वक्त फराहमी के लिए ज़ेर तफ्तीश मुकदमात को जल्द यकसू करने के साथ साथ रिपोर्ट आए 173 ज़ुआत फ़े की बर वक्त अदालतों में तरसील इंतहाई ज़रूरी है। ठीक है? ये बड़ा इम्पोर्टेंट पहलू हैं, जिसमें जो है ना किसी भी तरह की सुस्ती से, किसी भी तरह की एक आप कह लें कि केयरलेसनेस से केयरलेसनेस कोई से, नाअहली से जो है ना उसमें मुल्ज़मान जो हैं और मुजरम जो है, उनको मार्जिन मिल उसको जाता है। मार्जिन मिलता है हाँ जी, और वो जो मज़लूम है और वो जो साइल है उसके साथ एक नाइंसाफ़ी हो जाती है। और इतना माइन्यूटली उसको वो चेक कर रहे हैं वहाँ पे, वो कहते हैं जी डीपीओ जिलम तकमील रिकॉर्ड पर खसूसी तवज्जो दें और सुपरवाइजरी अफसरान थाना जात में एसएचओज़ और तफ्तीशी अफसरान के साथ मीटिंग का इनेकाद करें और पेंडिंग रोड सर्टिफिकेशन की यकसुई यकीनी बनाएं। तारिक अजीज सिंधु, डीपीओ जेलम, तमाम थाना जात और सर्कल अफसरान की कारकर्दगी को रोजाना की बुनियाद पर मॉनिटर किया जा रहा है और अच्छी कारकर्दगी पर हौसला अफजाई, जबकि नाकस कारकर्दगी पर बाजपुरस होगी। डीपीओ जेलम तारिक अजीज सिंधु। ये वही बात है कि जो हम अक्सर कहते हैं कि अ, वो कोई शहर हो, जिला हो, सूबा हो, अ, अगर कमांडर जो है ऊपर ईमानदार और मेहनती आ जाए तो फिर नीचे दौड़ें लग जाती हैं। ऐसा ही है। और चीज़ें ठीक हो जाती फिर हैं जो है ऑटोमैटिकली। वो जो कहते हैं कि इंसाफ हर घर की दहलीज पर भी मिलना शुरू हो जाता है बिल्कुल दुरुस्त। और प्रोसिक्यूशन जो है वो भी तगड़ी हो जाती है और उसके बाद तफ्तीशें जो हैं वो चैलेंज भी नहीं होती, बोर्ड्स में भी नहीं जाती राइट, और एक अच्छी आपकी जो रिप्यूट और एक क्रेडिबिलिटी है वो बनना शुरू हो जाती है। बिल्कुल दुरुस्त। सर, इंडिया की तरफ चलते हैं और ये बताएँ कि ऑस्ट्रेलिया में जो एक वाक़या हुआ, कल भी हमने शेयर किया नाज़रीन के साथ उसकी तफ़सीलात। आज मज़ीद जो अपडेट्स आई हैं आपके पास,
वो क्या है? कहा जा रहा है कि इंडिया से कुछ कनेक्शन है नहीं, उस वो तो अब क्लियर ही हो गया। अब इन्होंने पहले 24 घंटे तो इंडिया ने कोशिश की मुख्तलिफ अपने अकाउंट से और टीवी चैनल से, ये जो सिडनी वाला वाक़या है, और पहले तो बात ये है कि 15 हलाकतें हो गई वहाँ पे, जो इंतहाई अफ़सोसनाक है। बिल्कुल दुरुस्त। और उसके ब क्योंकि 3 जो क्रिटिकल थे उसमें दम तोड़ ज़ख्मी गए? वो दम तोड़ गए। अच्छा, वहाँ पे सूरत-ए-हाल अब ये है कि पहले मैं वो बता दूँ, अहमदुल अहमद पे आने से पहले, कि ये जो मामला पहले पाकिस्तान से जोड़ा जा रहा था, अब तो बराह रास्त उसके कनेक्शन इंडिया से साबित हो गए हैं। ये जो दोनों बाप-बेटा हैं, साजिद अकरम और नवीद अकरम बेटा है। साजिद अकरम की उम्र 50 साल है, नवीद अकरम की उम्र 28 साल है। ये इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं, ठीक है? और इन्होंने नवंबर 1 को ये लोग फ़िलिपाइन गए भारतीय पासपोर्ट पे। हुँ, अब इनके पास भारतीय पासपोर्ट कहाँ से आया? अगर इनका इंडिया से कोई कनेक्शन नहीं है, राह से राब्ता नहीं है, ठीक है? तो फिर इनके पास ये असला कहाँ से आ गया जदीद? अच्छा, अब ये हुआ कि पंडोरा बॉक्स ये खुल गया है कि ये एक तो 1998 से लेके ये शख्स जो साजिद अकरम है, जो कि जवाबी पुलिस की फायरिंग में हलाक हो चुका है, और जो बेटा नवीद अकरम है, वो पहले ज़ख्मी होके कोमे में चला गया था, अब वो होश में आ गया। अब होश में आना जो है ना, ये इस मुहिम्मे को फिल-फूर हल करने में बड़ा मददगार साबित होगा कि बंदा बच गया है, तो अब चीज़ें सामने आ जाएँगी। अलबत्ता इन दोनों के अज़ीज़-ओ-अक़ारब रिश्तेदार जो है, वो भी इन्वेस्टिगेट हो रहे हैं। अब तक की सूरत-ए-हाल के मुताबिक इनका ताल्लुक इंडिया से है, ठीक है? 1998 से लेके अब तक 6 दौरे कर चुका है ये साजिद अकरम इंडिया के। वहाँ किससे मिलता रहा? किन हलकों से इसका ताल्लुक था? और वहाँ की एजेंसीज़ के साथ इसके क्या राब्ते थे? ठीक है? ये तमाम तर जो इनके फ़ोन्स भी कब्ज़े में लिए गए हैं, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर इनकी जो रिहाइशें हैं, वहाँ पे जो रेड हुए ऑस्ट्रेलियन हैं। बेस्ड थे एग्ज़ैक्टली। अच्छा, अब ये है ना कि एक ड्यूल नेशनैलिटी हो जाती ना, हुँ, ऑस्ट्रेलियन कार्ड्स भी मिल गए आपको, और ठीक इंडियन है, भी थे। और वो भी थे। लेकिन जो इनने फ़िलिपाइन का दौरा किया, वो किया इंडियन पासपोर्ट पे बाप-बेटे ने, और फ़िलिपाइन ये जो इन्होंने तकरीबन कोई 20 से 25 दिन गुज़ारे, वहाँ पे इन्होंने जदीद फ़ौजी ट्रेनिंग ली। अब ये भी एक इश्यू है कि क्या फ़िलिपाइन में कोई भी किसी मुल्क का एक आम शहरी जाके फ़ौजी ट्रेनिंग ले सकता है? या उसे कहीं से रिकमेंड किया जाता है, रेफ़र किया जाता रेफ़र होगा। किया हाँ जाता जी, है, उसको कोई एनओसी चाहिए होता है, वो राइट। रिकमेंडेशन, कहाँ से आई? वो रेफ़र करना, वो एनओसी, वो कहाँ से आई? और वो हुँ, स्लॉट्स किसने बुक की फ़िलिपाइन में कि इनको फ़ौजी ट्रेनिंग दी जाए, और यहाँ पे ये गोली भी चलाएँगे और फायरिंग भी करेंगे, और हर तरह का असला जो है ना, उसको चलाने की आपसे ट्रेनिंग लेंगे। ठीक है ना? जी बिल्कुल। अच्छा, वो कहीं न कहीं से गई। जो मेरी इत्तला के मुताबिक वो भी इंडियन रिकमेंडेशन मतलब निकली। इंडियन सपोर्ट है। एग्ज़ैक्टली। और ठीक है। इनका इनका राज से बिल्कुल ताल्लुक है, ठीक है? और ये गेम तो कुछ और थी, और ये जो है ना, इसको जोड़ना इन्होंने चाहते थे। एक तो पहले मुस्लिम कार्ड खेलना था, मुस्लिम नेम्स और है, मुस्लिम नेम्स की इंडियन वजह से, बैकग्राउंड और है। उसके बाद इन्होंने शुरू में हमेशा की तरह पाकिस्तान से जोड़ने की, वो ख़ैर इनके गले पड़ गया अब। अब ये है कि ऑस्ट्रेलियन हुकाम जो हैं, और ऑस्ट्रेलियन जो एजेंसीज़ हैं, और वहाँ की हुकूमत ये बरबला कहना शुरू हो गई है कि भारत जो है कनाडा समेत, ऑस्ट्रेलिया समेत, मुख्तलिफ अमेरिका समेत मुख्तलिफ ममालिक में दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस है। ये बरमला उन्होंने कहना शुरू कर दिया है। अब ये है कि नवीद अकरम जो है वो होश में आ चुका है। उसके इब्तदाई जो है वो बयानात आना शुरू हो गए हैं। जैसे-जैसे ऑस्ट्रेलियन पुलिस जो है, वो इन्वेस्टिगेशन जो है ऑस्ट्रेलियन मीडिया के साथ शेयर करती है, वैसे-वैसे वो हम तक पहुँच रही हैं। बिल्कुल। ठीक है जी? एक तो ये हो गया। दूसरा, इस वक़्त तो इस साने का जो हीरो है, वो अहमदुल अहमद है, अहमदुल अहमद और अब तक अहमदुल अहमद को जो है लाखों डॉलर जो है, वो ज़ख्मी तो है, लेकिन वो एक ताजर है, एज़ अ और वो उसे कोई फंड्स ठीक। इमदाद के लिए हाँ जी। इलाज के लिए इमदाद की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लोग अपनी मोहब्बत का इज़हार करने के लिए वो कोई हुँ, अकाउंट जो है, वो मुख्तस कर दिए गए हैं। उन अकाउंट्स में अब तक मेरी इत्तला के मुताबिक तकरीबन $18 लाख जो हैं, वो तो पब्लिक की तरफ से आ चुके हैं।
और $1 लाख किसी खुशी से। मुहैयर ने दिया और 50,000 $50,000 किसी ने, और इस तरह वो तकरीबन $20 लाख तक अभी तक वो उसको एक इनामी रकम वो मसूल हो चुकी है। और वहाँ से एक आवाज़ आना शुरू हुई है ऑस्ट्रेलिया से कि अहमदुल अहमद का जो नाम है वो नोबेल पीस अवार्ड के लिए जो है वो रिकमेंड किया जाए ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। अब ये है कि अगले अवार्ड के लिए डोनाल्ड ट्रंप के बाद जो बड़े उम्मीदवार हैं, वो अहमदुल अहमद सामने आ गए। और अहमदुल अहमद ने मुकाबला तो बराह टफ है। रास्त जो है वो लोगों की ज़िंदगियाँ बचाई, अपनी मुकाबला जान पे टफ है। खेल के। तो अब देखें किसके नाम कुरा निकलता है, लेकिन अगले अवार्ड के लिए अहमदुल अहमद एक स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार बन के सामने आ गए हैं। पहले तो एक फीमेल को मिल चुका है ना? जी, हाँ जी, अच्छा। चलें। अब ये है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है और कड़ियाँ बिल्कुल 100% जो है वो कनेक्टेड है टू इंडिया इंडिया। से मिल रही ठीक। हैं। और इसमें रा का जो है अमल दखल उसी तरह से है कि जैसे कनाडा में ट्रूडो ने बराह रास्त आके अपनी तहकीकाती जो रिपोर्ट थी वहाँ के इदारों की वो सुनाई थी, और उसके मुताबिक वहाँ पे सिखों का जो कत्ले-आम किया गया, उसके पीछे रॉ और इंडिया का। ठीक हो गया सर, थैंक यू। मज़ीद अपडेट्स ज़ाहिर है नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। अभी तो केस मिडल में है, चल ही रहा है। धुरंधर मूवी के हवाले से बताएं, उनका राइटर मिस्टर मोदी को कहा जा रहा है, क्या वाक़ई वही है या कोई और है? यार एक तो इन्होंने धुरंधर में जो नाम दिया हुआ ना राइटर का, वो भी शर्मिंदा-शर्मिंदा फिर रहा है। क्योंकि उसको हाँ, पता ही नहीं कि क्या लिखा हुआ उस फ़िल्म में, स्क्रिप्ट, लेकिन नाम उसका दे दिया। ये इसी तरह से है जैसे हमारे यहाँ पे वो बाज़ का बड़े न्यूज़पेपर में किसी के नाम से स्टोरी छप जाती है, उसको पता नहीं होता सुबह उठ के कि उसके नाम उसने कुछ स्टोरी दी है। ये इसी तरह का मामला है। हम दोबारा से इस बात की जो है ना वो बिल्कुल दावा करते हैं, चैलेंज करते हैं कि नरेंद्र मोदी ने ही ये स्क्रिप्ट अप्रूव किया है। और उससे पहले ये भी इत्तला है कि स्क्रिप्ट को 2 से 3 मर्तबा जब नरेंद्र मोदी को सुनाया गया, बाकायदा राइटर्स की टीम ने बैठ के ये स्क्रिप्ट उन्हें सुनाया, और नरेंद्र मोदी ने 2 से 3 मर्तबा स्क्रिप्ट को रिजेक्ट कर दिया। और उसके बाद जो है ना, अच्छा एक तो इनको पता नहीं यकीन नहीं आता इंडियंस को कि उनका वज़ीर-ए-आज़म लिख भी सकता है। वो उसको आज तक चाय वाला ही समझते हैं कि वो चाय वाला है, उसको लिखना पढ़ना नहीं आता। एक तो ये बड़ा इनका मसला है। नहीं तो ये देखिए, हम तो उनके वज़ीर-ए-आज़म को एक पढ़ा-लिखा इंसान साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो लिखारी है, वो लिख सकता है, जाहिल आदमी नहीं है। लेकिन वो बज़ीद हैं, वो कहते हैं नहीं, नहीं उन्होंने उसने नहीं लिखी, उसको तो लिखने नहीं आता, वो तो चाय वाला है। यानी कि आप कहें कि धुरंधर में जो चाय आई है 2-3 दफ़ा वो उनकी तरफ जो से। रहमान डकैत किरदार ने जो चाय पी है वो मोदी ने बना के भेजी है। वो कहते हैं ये तो हम मान लेते हैं कि मोदी धुरंधर में चाय भेजता रहा है, अपने हाथों से बना के। मगर ये मानने को तैयार नहीं है कि ये लिखी कहानी, है। ये स्क्रिप्ट जो है वो नरेंद्र मोदी का। ये इसका जो नाम बदनाम किया गया ना राइटर का बेचारे का, उस आदित्य धार है। अच्छा, वो कहते हैं जी कि ये रॉ फंडेड मूवी नहीं है। रॉ फंडेड नहीं है, तो द्वितीय आधार पे ही आ जाते हैं। ये जो सर्जिकल स्ट्राइक और उड़ी का स्क्रिप्ट लिखा था, वो किसने लिखा था? वो भी आदित्य धार ने लिखा था। तो बम्बई अटैक पे जो मूवी बनी, तो आदित्य धार इसी तरह के सब्जेक्ट्स क्यों उसके नाम से लिखे जाते हैं? कौन-सा इदारा इंडिया का, कौन-सी एजेंसी है जो उसका नाम यूज़ करती है और इस तरह के सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट सिर्फ़ यही है? एंटी पाकिस्तान मूवी भी अगर आप बनाते हैं तो सब्जेक्ट सिर्फ़ यही है? मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। यहाँ पे अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी आए लाहौर में, तो रॉयल पाम में मीट द प्रेस हो रही थी, तो मैंने अक्षय कुमार से ये सवाल किया, ये सारे मीडिया पर दोस्त हमारे वहीं पे थे। तो मैंने उनसे कहा कि आप ये एंटी पाकिस्तान, उन्होंने कहा नहीं-नहीं वो तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो सब्जेक्ट। तो मैंने कहा सब्जेक्ट सिर्फ़ एंटी पाकिस्तानी होते हैं? सब्जेक्ट जो है वो बम्बई धमाके नहीं है। सब्जेक्ट जो है वो आपके पास शिवसेना नहीं है, बाल ठाकरे नहीं है। सब्जेक्ट जो है वो गुजरात में मोदी का जो मुसलमानों का कत्लेआम नहीं है। ये सब आपके लिए सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट आपके लिए एंटी पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट, जिस पे वो नाराज़ हो गए जी अक्षय कुमार से, बहुत ज़्यादा। और वो शिल्पा शेट्टी ने बीच बचाव करवाया। इसमें ये सारे ही हमारे मीडिया के दोस्त थे वहाँ पे, मौजूद थे। तो
कहने का मकसद है ये बारीक कार्रवाई डालते हैं, वारदात डालते हैं। ये तो एक तो पहले मैं क्लियर कर दूं कि ये रॉ फंडेड मूवी है। ये आदित्य धार को बदनाम किया गया कि इसने लिखी बेचारे ने, एमए उस पर डाल रहे हैं मुद्दा। वो भी परेशान है, वो बल्कि उसने सुना स्क्रिप्ट कहीं से मंगवाया मूवी का, मुझे तो पढ़ लेने दो, मैंने लिखी है भाई, हुँ, मुझे तो पढ़ने दो, इसमें मैंने क्या लिख दिया। जिसने लिखा है उसको जो है ना मालूम ही बाद नहीं में है। पढ़ाया गया कि राइट। यार ये तुमने लिख दिया है, कहीं सोते में लिख दिया। तो अब वो जो है ना शेर अफील के मुकाबले में धुरंधर मूवी आई है। ठीक। ठीक है जी। तो अच्छा उसमें भी ये है कि ये एक अब्दुर्रहमान बलोच जो है, उसका जो ज़िक्र किया गया मूवी में। अच्छा उसमें एक इनकी इनकी छेड़ है बहुत बड़ी, दाऊद इब्राहिम, तो घुमा-फिरा के ना इन्होंने उसको भी टच करना होता है। तो इत्तला है मुबैना तौर पे कि फ़िल्म में कहीं उनका कोई भाई थे। तो वो जी वो उसको भाई को ना रहमान ने मार दिया। जबकि वो मालूम हुआ है कि वो भाई तो कराची में कभी था ही नहीं। ठीक है? और उसकी जो डेथ हुई वो तबई मौत हुई। ठीक है? इस तरह के कई ब्लंडर्स, कई इस तरह के जो है ना अच्छा फिर हुँ, उसमें रहमान को डकैत मूवी में कहा गया। जबकि एक रिपोर्ट आई है, ये सैयद जवाद शुएब हैं जी और ये जर्नलिस्ट हैं, कराची के, सोशल एक्टिविस्ट हैं। और वो कहते हैं जी कि अब्दुर्रहमान बलोच जिसे रहमान डकैत के नाम से मारूफ किया गया है, धुरंधर में, तहकीकात के मुताबिक अब्दुर्रहमान बलोच के खिलाफ डकैती का कोई एक मुकदमा भी किसी थाने में दर्ज नहीं। यानी कि इन्होंने को डकैत ना उसका वो रख दिया जैसे निकनेम नहीं होता, किसी का बंदा रख देता डकैत, निकनेम। तो निकनेम समझ के। अच्छा उसके बाद लेकिन इकबाल उर्फ बाबू डकैत था, तो इसके साथ अब्दुर्रहमान के नाम के साथ भी डकैत का इजाफा करके प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जीनत बनाकर तारीख के पन्ने पर दर्ज कर दिया गया। अब्दुर्रहमान बलोच की जिंदगी जुराइम की दलदल में शुरू हुई, पली, बढ़ी, परवान चढ़ी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब्दुर्रहमान बलोच अलमारूफ रहमान डकैत को एक बार फिर इंडियन मूवी धुरंधर में ने मौजू बहस बना दिया, लेकिन फिल्म लियारी कराची और पाकिस्तान दुश्मन एजेंडे पर बनाई गई। ये जी सैयद जवाद शुएब लिखते हैं, जो बात हम कर रहे थे, राइट। जिसमें हकायक से हटकर बिना तहकीक स्क्रिप्टिंग और फिर इसकी फिल्म बंदी की गई है। कुछ पहलू हकीकत के करीब से भी नहीं गुजरते। जल्दबाज़ी में बनाई गई है। फिल्म बनाई गई है इंडियन रॉ एजेंट की कामयाबियों पर, लेकिन हिट हुई है रहमान डकैत के किरदार से। वो मैं एजेंट की नहीं बात कर रहा था जी, वो एजेंट आया उसने पता नहीं क्या कर दिया। मैं कहा भाई एजेंट आपका कभी को वापस गया है सही सलामत? तो वो जी रॉ का एजेंट कराची आ गया। अच्छा उसके बाद वो किरदार वहाँ पे जो है, वो रहमान डकैत का ज़्यादा पॉपुलर चल रहा है। अच्छा उसके बाद यहाँ इंडियन रॉ का ना कभी कोई किरदार था, ना ही मुल्की इदारे और लियारी के अवाम इतने हल्के हैं कि कोई इंडियन एजेंट इनके अंदर रच बस जाए। इसलिए हमजा मज़ारी नामी किरदार सिरे से झूठा और मनगढ़ंत शामिल किया गया है। अब ये पोस्टमार्टम शुरू हो गया इस मूवी फ़िल्म के का। स्क्रिप्ट का। अच्छा, ख़ैर इस पर बाद में बात करेंगे। अभी चलते हैं लियारी की कहानी के अहम किरदार अब्दुर्रहमान बलोच की तरफ और इसे समझने के लिए इससे पहले क्या था, इसे विरसे में क्या मिला, वो क्या चाहता था, कैसे बदल रहा था, उसे क्यों रास्ते से हटाया गया और इसके बाद फिर लियारी को किस दलदल में धकेला गया। ये अब उस अब्दुर्रहमान की कहानी है जो मोदी को पता नहीं किस तरह सुनाई गई। लेकिन अब ये जो गोदी मीडिया है, ये हमारा व्लॉग मोदी को भेज दे। जी, वो जी, ज़रा बिल्कुल। अपनी तस्हीह कर ले कि आइंदा अगर राइट, स्क्रिप्ट एडिट लिखना है तो करें। थोड़ा-सा हाँ। सियाको-सबाक से हटकर अब्दुर्रहमान बलोच के बारे में दुरुस्त राय कायम नहीं की जा सकती और अगर कोई को करता है तो वो हकीकत से मुँह चढ़ा रहा है। कोई भी मुजरम पैदा नहीं होता, जुर्म उसे मुजरम बनाता है। ऐसे ही जुराइम ने अब्दुर्रहमान बलोच को भी मुजरम बना दिया। 70 की दहाई में इस लियारी को पुरअमन लोगों की अमाजगाह, खेल और तालीम से मोहब्बत करने वाले मजदूर पेशा मुहिब्बे वतन लोगों की बस्ती कहा जाता है। लियारी से कराची के बड़े बड़े नाम जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में आगे बढ़े। जज हो या वकील, प्रोफेसर हो या लेक्चरार, डॉक्टर हो या इंजीनियर, कारोबारी हजरात हो या बेहतरीन खिलाड़ी व कलमकार, सहाफी, अदीब, शायर, दानश्वर, सभी तो दे रहा था लियारी इस शहर कराची। लियारी को कराची की मां कहा जाता है। यानी लियारी के पेट से शहर कराची ने जन्म लिया और फिर लियारी से नॉर्थ वेन्यू कराची तक
कराची वुसअत अख्तियार करता चला गया। वहीं लियारी में बदनाम जमाना इकबाल उर्फ बाबू डकैत, दाद मोहम्मद बलोच उर्फ दादल, इसके भाई शेर मोहम्मद बलोच उर्फ शेरल और हाजी लाल मोहम्मद बलोच उर्फ हाजी लालू मंशियात समेत जुए और सट्टे के अड्डे चलाया करते थे और इनके मखसूस इलाके होते थे जहां से ये अपने जुराइम की दुनिया पर राज करते थे और यकीनन ये सब पुलिस की सरपरस्ती में ही मुमकिन था। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में अदल को कोई निज़ाम नहीं, कानून की हुक्मरानी नहीं और करप्शन का सिस्टम चलता है जहां जुराइम के खात्मे के लिए पुलिस या रियासती इदारे एक्शन नहीं लेते बल्कि मुजरम को मुजरम से लड़वा के ख़त्म करने या कमज़ोर कंट्रोल करने की तारीख है। यही जुल्म इस लियारी जैसी गरीब परवर बस्ती के साथ किया। ये जो है कहानी है सैयद जवाद शुएब कराची से। वो कहते हैं जी, पुराने लोग बताते हैं कि इकबाल उर्फ बाबू डकैत और दाद मोहम्मद बलोच और इसके भाई शेरल एक साथ काम करते थे। फिर इनका इख्तलाफ हुआ और दाद मोहम्मद बलोच गिरफ्तार हो गया, बाद अज़ां जेल में ही इंतकाल कर गया। दाद मोहम्मद बलोच का बेटा अब्दुर्रहमान बलोच ने बाप की गद्दी संभाल ली। तो दूसरी जानब हाजी लाल मोहम्मद उर्फ हाजी लालू था, जिसका जहानाबाद मेवा शाह कब्रिस्तान में घर था और शेर शाह तक के इलाके पर जुराइम पेशा सरगर्मियां इसके कंट्रोल में थी। अरशद पप्पू और यासर अरफात इसके बेटे थे। तहकीकात के मुताबिक अब्दुर्रहमान बलोच ने महज 13 साल की उम्र में झगड़े पर छुरी मारकर एक शख्स को कत्ल कर अपने वालिद दाद मोहम्मद बलोच उर्फ दादल की मौत के बाद अब्दुर्रहमान ने कंट्रोल संभाला और फिर हाजी लाल मोहम्मद उर्फ हाजी लालू ने लियारी तक अपनी ताकत जमाने के लिए अब्दुर्रहमान बलोच के साथ हाथ मिला लिया। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक अब्दुर्रहमान बलोच पर इल्जाम है कि उसने अपनी वालदा को भी कत्ल किया। फिर इनकी इकबाल उर्फ बाबू डकैत से आपसी दुश्मनी बढ़ती गई। बाबू डकैत उम्र के आखिरी हिस्से में एक बार फिर गिरफ्तार हुआ और फिर मारा गया। बाबू डकैत के मरने के बाद लियारी में जुए और सट्टे के अड्डों मंशियात के कारोबार पर अब्दुर्रहमान बलोच और हाजी लालू का राज था। अच्छा, ये जो है ना कहानी में वो आगे बताते हैं जी कि अब्दुर्रहमान बलोच और हाजी लालू के बेटे अरशद पप्पू और यासर अरफात मिलकर काम करते रहे, लेकिन फिर इनके दरमियान इख्तलाफात शुरू हो गए और दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। अब ये दो ग्रुपों की दुश्मनी शुरू हुई जिसको गैंग वार कहा गया बाद। और उसके बाद ये है जी कि पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक अरशद पप्पू के सगे मामू लियारी के समाजी नाम अनवर भाईजान को अब्दुर्रहमान बलोच ने कत्ल कर दिया। तो जवाबन अरशद पप्पू ने जब चौकी में अब्दुर्रहमान बलोच के चचा को कत्ल करके बदला लिया, फिर ये बदले की दुश्मनी बढ़ती चली गई। ठीक है जी, ये असल में टोटल कहानी है जिसका कोई जिक्र ही नहीं है और कुछ और बनाई गई है। दुरंदर में जिक्र ही नहीं है। बिल्कुल। और उसके बाद जो है बहुत सी चीज़ों को इसमें मिसकोड किया गया और उसमें गलत स्टोरी अपनी कुछ मर्जी की कुछ कस्टमाइज्ड किरदार जो है ना वो इस तरह के बना दिए गया जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ताल्लुक ही नहीं है। अलबत्ता जो इंडियन मीडिया की छेड़ है और मोदी के चाहने वालों की वो ये है कि आपका चाय वाला चुप करके कहानियां लिख रहा है और राइटर बन चुका है, उस पर नज़र रखें कहीं आप वो इंडिया के खिलाफ कोई स्क्रिप्ट ना लिख दे। और ये भी इतला है कि बाज़ औक़ात वो ऐसे स्क्रिप्ट भी लिखता है जैसे उसने थोड़ा अरसा पहले पहलगाम का एक झूठा स्क्रिप्ट लिखा, पूरी दुनिया में ज़लील हुआ, जिसकी छितर एफआईआर खाए, ठीक है जी, और 6-7 मई को कुट खाई, फिर 10 मई को मार खाई। ये सारा नरेंद्र मोदी के स्क्रिप्ट के नतीजे में हुआ है। तो इंडिया वालों होश करो और इस बहरूपिये से बचो। बेसिकली ये फ़िल्म राइटर नहीं है, ये चाय वाला है और ये पहले जो है ना वो रेल में और सैनमो में चाय बेचता था। तो अब उसको वो फ़िल्म और वो थिएटर वो उसके अंदर है। तो वो कहानियाँ अब लिख रहा है, चुप करके, आपको पता नहीं। बहुत शुक्रिया, आपने ये राज बताया। उम्मीद है कि इंडियन ऑडियंस को ज़रूर पसंद आए। थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ टुडेज सेशन। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग अस टुडे। जस्ट स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर सेशन। टिल देन, बाय बाय।